हेलो बच्चा लोग, आफ्टर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू यूनिट, और वो है हमारी यूनिट नंबर 4, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रखती है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 हमारी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड AC circuits। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC सर्किट्स। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, देखो थर्ड यूनिट में आपने स्टडी किया था, यूनिट नंबर 3 में, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो करता है, क्या फ्लो करता है? करंट। ठीक है, तो उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एम आई राइट? ओके, हम यहां स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इंडक्शन होना किसका? इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। किसकी वजह से? मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इंडक्शन होना। और साथ ही पढ़ेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, AC सर्किट्स के बारे में। ठीक है, चलें आगे। चलो, सबसे पहला टॉपिक हमारा है, और वो है मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स, इससे पहले मैं आपको वापस लेके जाऊंगा यूनिट 3 में दोबारा से। आपने स्टडी किया था कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस थी जो कर्व हो सकती हैं और स्ट्रेट हो सकती हैं, जो किसको देती हैं? मैग्नीट्यूड को देती हैं, एंड डायरेक्शन को देती है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी भाई? मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, ओके साहब। चलो, तो यहां हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, जो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर ज्यादा हैं तो फील्ड ज्यादा है, कम है तो फील्ड कम है, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो डेंसिटी रेशियो कम है, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी रेशियो ज्यादा है। यही पढ़ा था हमने। चलो, तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की, और मैग्नेटिक फ्लक्स कहता है द टोटल नंबर ऑफ magnetic field lines passing through a given area of cross section is known as
मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैंने एक एरिया ले लिया, ये एरिया ले लिया मैंने, ठीक है, इससे ऐसे फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो जितनी फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी उतना एरिया ज्यादा होगा। आप इसको ऐसे ले सकते हो, सरफेस एरिया ऐसे ले सकते हो, ऐसे, ठीक है, फील्ड लाइंस ऐसे पास होगी, ठीक है भाई, ओके। अब हम बात करें कि हमने यहां पर ds तो सरफेस एरिया मान लिया, फील्ड लाइंस के कारण b मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, तो फ्लक्स क्या होगा, फाई m से रिप्रेजेंट किया जाएगा, या फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, b डॉट ds, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सरफेस इंटीग्रल, यानी कि सरफेस के साथ, सरफेस एरिया सरफेस के साथ, ठीक है। तो फाई m दैट इज इक्वल टू b ds cos theta, this is the flux, theta is the angle between area vector and फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल आएगा वो थीटा होगा। ध्यान कर लेना, सरफेस ये है तो इसका एरिया वेक्टर इधर आउटवर्ड होगा, सरफेस अपोजिट फेस वाला है, एरिया वेक्टर उधर होगा। एरिया वेक्टर की बात हो रही है, अगर फील्ड लाइंस इसके आर पार आ रही है ऐसे इधर, तो एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड आ रहा है और फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड आ रही है, तो एंगल जीरो होगा, यानी कि थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन क्या वैल्यू होगी, एरिया वेक्टर एंड फील्ड लाइंस both are in same direction, उसी डायरेक्शन में होंगी जिसमें थी। अरे आउटवर्ड आ रही हैं तो आउटवर्ड ही रहेंगे, ऐसा मत कर देना जैसे मान लिया आपके पास प्लेन ऑफ पेपर है और प्लेन ऑफ पेपर में फील्ड लाइंस जा रही हैं आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड हो रहा है, बोल दी 90 डिग्री और cos 90 जीरो, ऐसा नहीं होगा। तो भाई साहब फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी एस, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, ऐसा हो कि आपका एरिया वेक्टर है आउटवर्ड, फील्ड लाइंस ऐसे जैसे कि आपके पेपर में लाइन है ऐसे जा रही हैं, तो थीटा लाई करेगा 90 डिग्री, थीटा क्या होगा 90, एंड कोस 90 होता है जीरो, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। तीसरा मैं बात करूं कि फील्ड लाइंस तो आ रही है आउटवर्ड या इनवर्ड, फील्ड लाइंस तो है इनवर्ड, देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और कोस 180 होता है भाई माइनस का 1, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी बी डॉट डी एस कोस 180 माइनस 1, यानी कि फाई आ जाएगा माइनस बी डी एस, ठीक है मेरे दोस्त। अब बोला जी सारी बात ठीक है, लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी, किसकी भाई, बोला जी फ्लक्स की। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान कर लेना, कैसी क्वांटिटी है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स
इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भाई, स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट के रूप में है, स्केलर आएगा। ठीक है भाई। अच्छा सेकंड सुन लो, एसआई यूनिट इज वेबर। वेबर है। अब कई गड़बड़ करते हैं, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाई मेरे? पढ़ा था सर। वो था हमारा फाई ई, दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। यही था भाई, अर्थात नहीं था, यही था। इसकी यूनिट वेबर नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैविंग यूनिट, भाई साहब इसकी न्यूटन पर क्या, अरे न्यूटन पर क्या, कूलाम, और इसकी मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2, ये यूनिट होगी इसकी। ठीक है, आगे बात समझ में, या ऐसा होगा वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, वोल्ट मीटर होगी। ठीक है भाई, वोल्ट मीटर वो वाला वोल्ट मीटर नहीं, वैसे यूनिट होगी वोल्ट मीटर। इसकी यूनिट होगी वेबर, मैग्नेटिक की। इलेक्ट्रिक के वेबर नहीं होगी, कई बच्चे गड़बड़ करके आ जाते हैं, वेबर लिख के आ जाते हैं। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। और इस वेबर से मुझे याद आया, मैग्नेटिक फ्लक्स था फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस। भाई साहब इसकी वेबर, मैग्नेटिक फील्ड की होती है टेस्ला, और इसकी होती है मीटर स्क्वायर। यही होती है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले टेस्ला में कितने वेबर हैं, तो भाई साहब टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी वेबर पर मीटर स्क्वायर हो सकती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई ये बात? चलो भाई, ये था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में जहां तक मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन it is the phenomena of production of current or EMF in a circuit by changing magnetic field is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब समझे कि भाई किसी भी सर्किट में, किसी भी कॉइल में, किसी भी कॉइल कर सकते हो आप, यहाँ कॉइल भी लिख सकते हो, कि आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो तो करंट या ईएमएफ का प्रोडक्शन क्या कहलाता है? अरे बोल मेरे भाई, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। समझ में आ गया? यहां से हम बात करें तो जो करंट प्रोड्यूस्ड होता है उसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। अरे समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल
ड्यूरिंग द electromagnetic induction is known as induced current, and the current which is produced in the coil during the EMF produced in the coil during the electromagnetic induction is known as a induced EMF। ठीक है साहब, चलें आगे। चलो साहब, देखो भाई, अगला हम बात करते हैं कि भाई ये किसने क्या दिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमारे साइंटिस्ट थे, जैसे ओरस्टेड ने बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ फील्ड होगा। बताया था कि नहीं बताया था? तो इसी प्रकार से दो साइंटिस्ट थे और वो थे फैराडे एंड हेनरी, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है भाई, ओके। इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने कहा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, when a flux या the flux changes in a coil, the current is produced, and that current is known as induced current। That current is known as a induced current। उस करंट को क्या कह देंगे? इंड्यूस्ड करंट कह देंगे। ठीक है। अब बोला जी ठीक है, बोला जी फ्लक्स कैसे चेंज कराओगे? तो इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए भाई। नंबर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, भाई मेरे पास एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, भाई मेरे पास एक कॉइल है। ठीक है, कॉइल ले ली, इसके अंदर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। इन्होंने क्या किया कि एक बार मैग्नेट को इसके नजदीक लेके गए। किसको? ये कॉइल ले ली और ये ले ली बार मैग्नेट। ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ। अब आप सब जानते हो ये बार मैग्नेट मालूम है। ठीक है, तो बार मैग्नेट के अंदर आप सब जानते हो कि नॉर्थ से साउथ फील्ड लाइंस पास होती हैं, जबकि इनसाइड साउथ टू नॉर्थ ऐसे फील्ड लाइंस पास होती है ना बार मैग्नेट से। ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइंस पास होती हैं। तो इससे फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो इस मैग्नेट से फील्ड लाइंस निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? तो इससे फील्ड लाइंस निकली भाई। ठीक है, फील्ड लाइन से निकली। ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि फील्ड लाइंस जितनी उतना फील्ड ज्यादा, फील्ड लाइंस कम उतना फील्ड कम। तो मैं इसको नजदीक लेके जाऊंगा तो फील्ड बढ़ेगा, और दूर लेके जाऊंगा तो फील्ड घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? अगर फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स आपने पढ़ा था B.ds, फील्ड बढ़ा तो फ्लक्स भी बढ़ा। अरे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे बोलो, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। यहां हम बात करें तो इसके अंदर एरिया ऑफ कॉइल तो सेम है। अरे एरिया ऑफ कॉइल तो सेम है। ठीक है, हम यहां बात करें तो नजदीक जब लेके जाएंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी। पहले इसके अंदर से कोई फील्ड नहीं था, जब फील्ड नहीं था तो फ्लक्स भी 0 था। ठीक है भाई, अब हम फील्ड लाइंस लेके गए, फील्ड की वैल्यू आई B=B' मान लो, फाई की वैल्यू भी आ गई, इसको φ' मान लो। अब सुनो मेरी बात, इसने कहा था कि फ्लक्स चेंजेस, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना? अरे हो रहा है ना चेंज? जब फ्लक्स चेंज हुआ, चाहे वो 5 वेबर ही चेंज क्यों ना हुआ हो, भाई चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल।
इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल। एक स्मॉल टाइम इंटरवल में चेंज हो रहा है भाई, तो चेंज हो रहा है तो श्योर सी बात है कि क्या होगा। अरे बोलो भाई, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होना, होना क्या है, करंट इंड्यूस्ड होगा भाई। करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड। ठीक है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, जब हम इधर मूव करवाएंगे जब भी फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन जब इधर मूव करवाएंगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा। भाई फील्ड लाइंस घटेंगी और बढ़ेंगी, फील्ड लाइंस घटे बढ़ेंगी तो फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा जब हम इसको ऐसे मूव करवाएंगे, ऐसे 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 मूव करवाएंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा ना तो दोनों केस में हमारे अंदर, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा इस कॉइल के अंदर। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, ध्यान कर लेना कि अगर आप इधर मूव करवा रहे तो डायरेक्शन कुछ और होगी, लेकिन जब आप इधर वापस मूव करवा रहे तो डायरेक्शन कुछ और होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, इस डायरेक्शन के बारे में आगे स्टडी कर रहे हैं हम। ठीक है, ओके, हाँ चलें आगे। चलो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया भाई इन्होंने, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई ओरस्टेड था और उसने कहा था कि भाई पैसा है, सबसे बड़ा पैसा नहीं, पढ़ाई सबसे बड़ी है। हाँ ठीक है, ओके, ध्यान कर लेना। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या कहा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कहा कि भाई ओरस्टेड की बात को पकड़ो कि ये ले लो आप एक कॉइल जो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। बोला जी ठीक है, बोला जी कॉइल ले लो। ठीक है भाई, ये कॉइल ले लो और इस कॉइल के अंदर से बोला करंट पास करवा दो। क्या करवाओगे, करंट। मान ली ओरस्टेड की बात, जब करंट पास करवाया तो उसके चारों तरफ फील्ड डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। भाई करंट के कारण, भाई उस करंट के कारण फील्ड डेवलप हुआ, हुआ भाई। अब फील्ड डेवलप हुआ, पहले करंट क्या था, जीरो था, अब करंट की वैल्यू आई डैश आ गई। पहले फील्ड भी जीरो था, करंट नहीं था, अब फील्ड की वैल्यू भी वी डैश आ गई। अब सीधी सीधी सी बात है, इस कॉइल का एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, कुछ तो होगा, कॉइल का एरिया लेंथ कुछ तो होगा होगा। अब सुनो मेरी बात, इसमें फील्ड होगा तो फ्लक्स भी होगा भाई, पहले फ्लक्स जीरो था। अब ध्यान से देखो, ये चेंज तो ये चेंज और ये चेंज तो ये चेंज, और अगर ये चेंज तो क्या प्रोड्यूस्ड, करंट प्रोड्यूस, करंट प्रोड्यूस। बोला सर करंट तो हमने ऑलरेडी दिया था, करंट तो हमने ऑलरेडी दिया था, प्रोड्यूस कहां से किया, प्रोड्यूस होगा अपोजिट डायरेक्शन में, करंट विल प्रोड्यूस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। बोला जी अपोजिट में होगा, बोला जी अभी तक डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, डायरेक्शन बताऊंगा अपोजिट में क्यों होगा, किसकी वजह से होगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो 2 एक्सपेरिमेंट कर लिए, चलो तीसरा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या किया इसने, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 भी अजीब किया भाई। क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, और इसमें किया इसने, क्या किया, बोला जी कुछ नहीं किया, इसने एक कॉइल ले ली ये वाली, और इसने इसमें करंट दे दिया। ठीक है, और ये दूसरी सेकेंडरी कॉइल ले ली, क्या ले ली, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, इसमें करंट दिया, जब इसमें करंट दिया तो इसमें फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और इसके अंदर भी इंडक्शन हुआ फील्ड का, फील्ड का इंडक्शन हुआ ना, सराउंडिंग में है फील्ड, होगा दोनों में होगा।
भाई सीधी सीधी सी बात है, यहाँ फील्ड होगा तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। करंट क्या होगा, प्रोड्यूस्ड। समझ में आया सब? अरे सर समझ में आया कि जब किसी कोयल में, प्राइमरी कोयल में आप करंट को चेंज करवाओगे तो फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। और आपने पढ़ा था जब फ्लक्स चेंज करवाते हैं कोयल के अंदर से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। समझ में आ गया? एक्सपेरिमेंट तीनों समझ में आ गए? चलो अब भाई एक्सपेरिमेंट करने के बाद हेनरी को होगी थोड़ी सी थकान और वो बोला कि मैं चाय पी के आता हूं। ठीक है ना, चाय पी के। अब हेनरी चाय पीने चला गया, पीछे से फैराडे ने ला दे दिए, फैराडे ला, फैराडे ने क्या दे दिए, ला। नंबर फर्स्ट ला क्या कहता है, फैराडे का पहला नियम क्या कहता है, फैराडे फर्स्ट ला कहता है व्हेन फ्लक्स इज चेंजिंग in a coil the current is produced, current is produced in that coil। मतलब उस coil के अंदर करंट क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई, सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है कि जब जितना आप फ्लक्स चेंज करवाओगे, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the EMF induced। ठीक है, उसने कहा E is directly proportional to d phi by dt। ठीक है भाई, अरे बोलो, E is equal to d phi by dt आ गया। ठीक है, अब नंबर 3 पे इसने कहा, इसने क्या कहा, एक तीसरा साइंटिस्ट आ गया, तब तक पता करा वहाँ वो जो अपना मुसा हेनरी बाहर चाय पीने गया था उसने बता दिया हमने एक्सपेरिमेंट किया है, ये भी पहुँच लिया, बोला चलो देखते हैं। तो इसने अपना ला दिया जो कि फैराडे थर्ड लॉ में कर सकते हो। इसने कहा कि ये वो कुपात्र औलाद है जो अपने ही माँ बाप का अपोज करती है। अब आप सोच लो, सोच लो, आप दिमाग में बैठा लो। हाँ, इसने ये कहा इट ऑलवेज अपोज द cause of the production, it always oppose the cause of the प्रोडक्शन, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ उसी का अपोज करेगा। यानी कि वो ईएमएफ या वो करंट दैट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। माइनस साइन शोज द अपोज। अब बोले सर आपने डायरेक्शन का जिक्र किया था, मैंने डायरेक्शन का जिक्र किया था, देखो ध्यान से। ठीक है भाई, ओके, ये दे दिए नियम इसने। ओके चलो बोले जी डायरेक्शन समझाओ, समझाते हैं डायरेक्शन समझाते हैं। और डायरेक्शन में क्या होगा, जैसे ये कॉइल ले, ठीक है भाई, अब इधर हम क्या लेके चले, नॉर्थ पोल, इधर साउथ। जब ये मूव करेगा तो एक ही केस में अपोज कर सकता है, जब यहां भी नॉर्थ पोल डेवलप हो, कर सकता है नहीं कर सकता है। तो नॉर्थ पोल डेवलप होगा तो श्योर सी बात है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा,
क्लॉक रूल के अनुसार, यानी कि कॉइल में अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो इसका अपोज करेगा, ठीक है ना, करंट प्रोड्यूस हो गया। लेकिन अगर मैं इसको इधर मूव करवाऊंगा तो ये नॉर्थ पोल है, अब इसका अपोज करेगा, हर केस में अपोज करेगा, दूर जाएगा तब भी अपोज करेगा, नजदीक आएगा तब भी। अब दूर जाने का अपोज कब कर सकता है, जब क्या हो, साउथ पोल यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अट्रैक्ट करेगा तभी तो दूर जाने का अपोज करेगा, ठीक है। साउथ पोल यानी कि कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ये कर रहा है इसका अपोज, ये कर रहा है अपोज, ठीक है ना। दूर ले जा रहे हो तो भी अपोज कर रहे हो, नजदीक ला रहे हो तो भी, हर केस में अपोज करना है। माँ बाप सही है तब भी, गलत है तब भी अपोज करना है। ये वही कुपात्र औलाद है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुई, उसी का क्या करती है, अपोज करती है। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हैव ए चीयरफुल डे।